हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 21 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या लिखा है आज राइटर ने, ऑथर ने, उसकी क्या सोच रही है। इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और साथ ही साथ पूछना भी चाहता हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी कंट्री की जब इकोनॉमी हालत बिगड़ती है, किसी कंट्री की जब कोई इकोनॉमिक हालत बिगड़ती है तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होता है? क्या वो देश होता है या फिर वो सिचुएशंस और परिस्थितियां होती हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट में घटती हैं? जी हां, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है और आपको ये सोच के बताना है, मुझे एक्सप्लेन करना है कि आखिर किसी भी कंट्री या कंट्री की बात छोड़ूं, मैं कहूं कि कहीं की भी मतलब पूरे संपूर्ण विश्व की या कंट्री की जब इकोनॉमी बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसका जिम्मेदार वो देश स्वयं होते हैं या फिर आसपास की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, जो सिचुएशंस घटती हैं, जो एनवायरमेंटल सिचुएशंस होती हैं, वो जिम्मेदार होती हैं। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लेकिन एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी और देखेंगे कि कौन सी वोकैबुलरी मेन है आज के एडिटोरियल में। और उन वोकैबुलरी को स्टार्ट करने से पहले भी यहाँ पे मेरे जितने दोस्त न्यू हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, दोस्तों प्लीज डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें आप लोग। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द बटन। राइट एवरीवन, इट मींस शेयर द चैनल द मच एंड मोर एज मच एज पॉसिबल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके बाद आज की वोकैबुलरी और देखते हैं कि क्या है आज की वोकैबुलरी में मेन चीज। आइए। दोस्तों यहां से आज की वोकैबुलरी, जैसा कि नंबर 1 है डैम्पेंड, DAMPENED, डैम्पेंड। डैम्पेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर बनाना। कमजोर का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को वीक बना देना, चाहे इकोनॉमी हो या फिर किसी की सिचुएशन हो, परिस्थितियां हो, तो उसको कमजोर करने को कहते हैं डैम्पेंड, DAMPENED। ईडी लग गया, ये पास्ट में बन गया, लेकिन एक्चुअल में जो रियल फॉर्म है वो है डैम्पेंड, DAMPEN। मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, मतलब किसी को कमजोर करना, बहुत ही कमजोर कर देना या फिर इंटेंस, तीव्र गति से कमजोर करना कहलाता है डैम्पेन, गिरा देना। सेकेंड है दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही कॉमन वोकैबुलरी हम सभी जानते हैं। इसका मतलब होता है होपफुल, आशावादी या आशा, मतलब एक ऐसी होप रखना जो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिवनेस रखना, आशा रखना कुछ अच्छे के लिए, यही कहलाता है होपफुल और कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक। थर्ड है दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर डन और नोन बिफोर, जिसको पहले जाना ना गया हो या कभी पहले हुआ ना हो, कोई सिचुएशन जो पहले घटित ना हुई हो या जिसको पहले से पता ना हो। अनप्रेसिडेंटेड, ये हुआ क्या हमें तो पता ही नहीं था, अनप्रेसिडेंट कहलाता है, जिसकी कल्पना पहले से न की जा सके। एग्जैजरबेट, एग्जैजरबेट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी सिचुएशन का और वर्स हो जाना, मतलब ये वर्ड नेगेटिव है, कुछ लोग इसका मतलब निकालते हैं एक्सटेंड करने से, बढ़ने से, लेकिन क्या बढ़ना? किसी भी वर्स्ट सिचुएशन का बढ़ना, कोई भी सिचुएशन जो कि वर्स्ट हो चुकी है और वो बढ़ती जा रही है वर्स्टनेस उसकी, यही कहलाता है एग्जैजरबेट। नंबर 5 है दोस्तों मर्चेंडाइज। द मीनिंग ऑफ मर्चेंडाइज इज गुड्स टू बी बॉट एंड सोल्ड। मर्चेंडाइज जो है एक प्रॉपर वर्ड है दोस्तों, इकोनॉमिकल वर्ड है, कॉमर्स का वर्ड है, जिसका मतलब होता है माल का खरीदा जाना और बेचा जाना, वही सब कहलाता है मर्चेंडाइज होना। नंबर 6 है दोस्तों कोरोलरी। राइट, कोरोलरी, LLLARY है, तो कोरोलरी, कोरोलरी एक इफेक्ट होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग एल्स, मतलब समथिंग दैट रिजल्ट्स, किसी भी चीज का जो रिजल्ट आया फ्रॉम समथिंग एल्स, किसी और से किसी और पे जो रिजल्ट पड़ा, वही कहलाता है कोरोलरी, मतलब किसी का रिजल्ट मिक्स हो जाना या किसी से किसी का रिजल्ट मैच करना कहलाता है कोरोलरी। नेक्स्ट है दोस्तों ऑल हैंड्स ऑन डेक। सभी के हैंड्स जो हैं वो डेक पर हैं। डेक क्या होता है दोस्तों? जो शिप होती है, तो शिप का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कहलाता है डेक, DECK। तो उसने कहा ऑल हैंड्स ऑन डेक मींस used to indicate that the involvement of all members of a team is required। तो भैया सभी के हाथ डेक पे होने चाहिए, मतलब सभी की सोच या फिर सभी इंसानों का एक जगह होना जरूरी है, यही कहलाता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। इट मींस एवरी पर्सन शुड बी एट द सेम प्लेस, सभी की रिक्वायरमेंट है या सभी की हेल्प की जरूरत हो, यही कहलाता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। सिंपल था, ये था दोस्तों आज का वोकैबुलरी सेशन, जिनमें हमने देखी कि 7 वोकैबुलरी कौन सी मेन थी आज के एडिटोरियल के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि राइटर ने क्या लिखा है। तो भैया यहां से स्टार्ट होता है और आज की हेडिंग है बम्प्स अहेड। बम्प्स मतलब समझते हैं आप लोग, जो बम्पर होते हैं जो आप सड़कों पे देखते हैं, बम्पर मतलब जो रुकावटें होती हैं, जो उबड़ खाबड़ होती है, इस सिचुएशन में होता है थोड़ा।
अहेड मतलब आगे की ओर, मतलब रुकावट है आगे की ओर या उबड़ खाबड़ चीजें हैं आगे की ओर। तो क्या है ये? आगे कहा राइटर ने ऑन आईएमएफ इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट, मतलब आईएमएफ का जो फोरकास्ट है, यहां पे आईएमएफ का जो रिलेशन दिखाया गया है वो दिखाया गया है दोस्तों फोरकास्ट से। मतलब आईएमएफ का जो फोरकास्ट है किसको लेके? इंडिया की ग्रोथ को लेके। मतलब ऑन आईएमएफ फोरकास्ट इंडिया ग्रोथ, आईएमएफ का एक फोरकास्ट हुआ है किसको? इंडिया की ग्रोथ को लेके, कि भैया इंडिया की ग्रोथ क्या है, कैसे है। आईएमएफ ने बात दिखाई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? आपको बताना है मुझे कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स को मालूम है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है, और आई विल लेट यू नो लेटर ऑन। आगे क्या कहा कि भैया जो आईएमएफ है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो एक्सपेक्ट करता है, वो आशा करता है कि इंडिया जो है वो ग्रो करेगा 8.2% से इस साल, लेकिन हैज फ्लैग्ड मल्टीपल रिस्क, लेकिन उसने सामने दिखा दिए हैं बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स अहेड। उसने कहा तुम 8.2% से भैया क्या करोगे, ग्रो तो कर सकते हो, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत हैं, तुम्हें बहुत सारे रिस्कों से गुजरना पड़ेगा। हैज फ्लैग्ड, उसने झंडा दिखा दिया है, उसने दिखा दिया है कि मल्टीपल रिस्क जो है वो कम नहीं है। मल्टीपल मतलब दुगने चौगने बहुत सारे रिस्क हैं, राइट। आगे यहां से स्टार्ट हुआ है हमारा पैराग्राफ एडिटोरियल। तब ये क्या कह रहा है, सेंटेंस में कहना चाह रहा है, जो कि इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, उसमें आईएमएफ हैज पेयर्ड का मतलब होता है कमजोर कर देना, मतलब वीक कर देना। आईएमएफ ने जो ग्लोबल ग्रोथ की आशा की है वो कम की है, पेयर्ड मतलब कम की है फॉर 2022 के लिए, फ्रॉम 4.4% प्रोजेक्टेड, जो 4.4% उसने मानी थी जनवरी में, उसे अब 3.6% कर दिया है, और इसमें शार्प डिक्लाइन दिखाया है, जो एस्टिमेट हुई थी 6.1% 2021 में। आईएमएफ ने 2021 में 6.1% ग्लोबल ग्रोथ दिखाई थी, 2021 में ये बात सोची थी, लेकिन कि भैया 2021 की जो रहेगी वो क्या रहेगी 6.1%, लेकिन 2022 की जब उसने बताई तो क्या बताया कि 4.4% जनवरी तक 4.4%, लेकिन अब इसको और भी कम कर दिया सिचुएशन को देखते हुए, और अब कितनी कर दी है, 3.6% कर दी है। आगे क्या कहा, जो आक्रमण है, इन्वेजन है किसका, यूक्रेन का। यहां पे इन्वेजन का मतलब आक्रमण से ना लें, क्योंकि यूक्रेन ने कोई इन्वेजन नहीं किया, लेकिन इसने कहा कि जो युद्ध है यूक्रेन का, द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से डैम्पेन, कमजोर बना दिया है, नीचे गिरा दिया है जो कोविड के बाद की रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स हैं। मतलब कोविड के बाद लोगों ने सोचा था कि हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि भैया ये जो यूक्रेन रशिया वॉर होगा ये और भी गहराई में डाल देगा। तो विद द आईएमएफ हाईलाइटिंग, किसके साथ, साथ ही साथ जो आईएमएफ ने हाईलाइट किया था वॉलेटाइल, मतलब चंचल या अस्थिर, येट शार्प कमोडिटी प्राइसेस एंड शार्पली चेन डिसरप्शन। आईएमएफ ने जो बताया था, किसके साथ भैया, आईएमएफ का जो हाईलाइट था कि जो शार्प कमोडिटी प्राइसेस हैं एंड जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट रहेगी। मतलब वॉलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज में अस्थिर रहना। आईएमएफ पहले से कहता हुआ आ रहा है कि भाई ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज स्थिर नहीं है, ये चीज ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हो गई है। तो उसने क्या कहा सेंटेंस में, विद द आईएमएफ हाईलाइटिंग, साथ ही साथ आईएमएफ का जो हाईलाइट था, जो आईएमएफ ने दर्शाया था वॉलेटाइल की चीजें अस्थिर रहेंगी, येट शार्प कमोडिटी प्राइसेस, जो कमोडिटी के प्राइसेस होंगे, जो वस्तुओं सामान के जो प्राइस होंगे वो बहुत ही शार्प होंगे, एंड सप्लाई चेन जो होगी वो बहुत डिसरप्ट होगी। वस्तुओं के दाम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो सप्लाई होगी वो बहुत ज्यादा डैम्पन हो जाएगी, वो ज्यादा गिर जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। साथ ही साथ आईएमएफ ने दिखाया है क्या, जब यूक्रेन का जो इन्वेजन है, यूक्रेन का जो एक आक्रमण हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है रशिया के साथ, पोस्ट कोविड के बाद जो सोचा गया था कि भाई रिकवरी होगी, उस रिकवरी के संग ये दोनों चीजें दिखाई गई हैं। आगे क्या कहा, आगे कहा राइटर ने कि जो फ्रेश पेंडेमिक अभी अभी आया है लॉकडाउन लेकर चाइना में, की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड हब्स, उसका एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो ट्रेड हब है उसमें बहुत ज्यादा क्या ही है, लॉकडाउन लग गया, उसमें बहुत ज्यादा चीजें बंद हो गई हैं। ऑल्सो कंपाउंड सप्लाई वरीज, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई है वो वरी है, उसमें चिंताजनक आपत्ति आई है, एंड कुड स्लो इट्स ओन ग्रोथ, और उसने दिखाया है कि भैया उसकी खुद की जो चाइना की जो खुद की ग्रोथ है वो भी उसने कम दिखाई है, 4.8% बताई थी, जो कि अब 4.4% है इस कैलेंडर ईयर में। मतलब ये बात कहीं और की नहीं हो रही, ये बात उसने चाइना को भी दिखाते हुए कहा है कि चाइना ने खुद की ग्रोथ को कम कर दिया है कि भैया 4.8% सोचा था, लेकिन अब 4.4% ही हो पाएगी इस साल, ऐसा अनुमान लगाया गया है, राइट। मतलब साफ साफ दिखा रहा है कि चाइना में भी दोस्तों लॉकडाउन की स्थिति बहुत बुरी लगी हुई है पिछले 2 महीनों से, और उस कारण से जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सामान का बनना है, वो भी लॉकडाउन की सिचुएशन में मतलब धंसा पड़ा है, बंधा पड़ा है, कुछ नहीं हो पा रहा, और जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो भी बिल्कुल रुका पड़ा है, अस्त व्यस्त है।
आगे कहा गया दोस्तों, इंडिया की जो ग्रोथ है 2022 और 23 के लिए, जो कि IMF ने आशा की थी, सोची थी 9% जनवरी में, हैज नाउ बीन प्रोजेक्टेड, वो अब 8.2% कर दी गई है। मतलब सब चीज घट रही है, सारी जो ग्रोथ है उनको घटाया जा रहा है, क्योंकि सोचा नहीं था किसी ने कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये जो युद्ध हुआ है इन सब चीजों के कारण। तो भैया 8.2% कर दी है, लोअर्ड बाय द सेम एक्सटेंट, और इसी प्रकार जो ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ है उसी की समानता को दिखाते हुए, मतलब इंडिया की जो ग्रोथ है 9% से 8.2% कर दी गई है, कम उतने ही तरीके से जितना कि ग्लोबल ग्रोथ को कम किया गया, मतलब जितना कि ग्लोबल ग्रोथ को आंका गया, सेम उतना ही किसको आंका गया है, इंडिया की ग्रोथ को। आगे क्या कहा, यहां पे कहा है कि भैया ये जो हेडलाइन नंबर है इज मोर ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ये जो हेडलाइन नंबर है कि भैया 8.2%, ये फिर भी आशावादी है, ये फिर भी पॉजिटिव है। किसके बजाय यदि हम तुलना करें प्रोजेक्शन की, मतलब उस अनुमान की जो वर्ल्ड बैंक ने लगाया था 8% का, एडीबी ने लगाया था 7.5% का, और आरबीआई ने लगाया था 7.2% का। भैया सब जो चीजें होती हैं, जो जितनी भी कंपनीज होती हैं, या फिर मैं जितने भी कहूं जो लोग अनुमान करते हैं, तो ये जितनी भी एक मुझे कहना चाहिए वर्ल्ड बैंक, एडीबी और आरबीआई, इन लोगों ने अनुमान किया था अलग अलग, उनमें से सबसे बेहतरीन फिर भी अनुमान आईएमएफ का रहा है। ये फिर भी ऑप्टिमिस्टिक है भैया कि हाँ 8.2%, अदरवाइज बाकी ने तो इकोनॉमिक कंडीशन और नीचे फेंक दी है और गिरा दी है। फिर आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि 2023 और 24 में हालांकि जो आईएमएफ ने ग्रोथ एक्सपेक्ट की है टू स्लिप टू 6.9%, अभी तक तो भैया 8.2% है, लेकिन 2023 से 24 तक वो और नीचे गिरा दिया उसने 6.2%, जबकि वर्ल्ड बैंक ने एक्सपेक्ट किया है कि भैया 7.1% ग्रोथ रहेगी। देखिए वर्ल्ड बैंक का दोस्तों ऊपर रहा है 8.8% तक, और यहां पे वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए 7.1% किया है, जबकि आईएमएफ का 8.2% आगे रहा था और उसने 6.9%, मतलब उसने उल्टा दिखाया है कि 2023 से 24 में जो ग्रोथ की कल्पना की गई है वो वर्ल्ड बैंक ने ज्यादा की है और आईएमएफ ने कम कर दी है, जबकि अभी 2022 से 23 में जो तुलना की गई है वो आईएमएफ की ज्यादा है और वर्ल्ड बैंक की कम है। तो यहां पे इस प्रकार का कंपैरिजन दिखाया गया है। आगे क्या कहा गया कि भैया आईएमएफ हैज एम्फसाइज्ड, आईएमएफ ने जवाब दिया है आईएमएफ ने कि ये जो प्रोजेक्शन है ये अनसर्टेन होते हैं, मतलब अनिश्चित हैं। आज है, हो सकता है कि कल सिचुएशन ऐसी बन जाए कि ये प्रोजेक्शन आगे बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इन पे ज्यादा मतलब तीरंदाजी करने की जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा गौर देने की जरूरत नहीं है। अनसर्टेन है दैट यूजुअल बजाय यूजुअल के, यूजुअल मतलब जो आम प्रोजेक्शन होती है, हम जो सोचते हैं उनसे ये जो हम प्रोजेक्शन करते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करता है तो ये अनसर्टेन होते हैं। किसके कारण? ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द शॉक टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी पे जो प्रभाव पड़ता है बिना सोचा समझा, अनप्रेसिडेंटेड, उसके कारण ये जो प्रोजेक्शन किए जाते हैं ये अनसर्टेन होते हैं। आज मैंने कहा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भैया इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन में जो चीजें गिर रही हैं या इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ है या फिर किसी भी चीज की ग्रोथ है वो भाई इस परसेंट से होगी, ये मैंने आज कहा, लेकिन हो सकता है कि मैं 2 महीने बाद इसको चेंज कर दूं क्योंकि 2 महीने बाद की सिचुएशन कुछ और होंगी, राइट। तो वही आईएमएफ ने बताया है कि जरूरी नहीं है कि भैया आप इसको सर्टेन मान के चलें, ये अनसर्टेन होती हैं। अभी की जो परिस्थितियां और सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये बताना चाह रहे हैं कि भैया ये जो प्रोजेक्शन ग्रोथ है ये है, किसके कारण है? क्योंकि भाई अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ शॉक है, जो शॉक अभी हमें लग रहा है, हमें सोचा नहीं था कि भैया यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो जाएगा, अभी युद्ध हो गया, महंगाई बढ़ गई इसके कारण से। सो दिस काइंड ऑफ रीजंस आर देयर, राइट। आगे ग्रोथ कुड slow much more while inflation could turn out higher than expected, ग्रोथ जो है वो हो सकता है कि संभावना है कि फ्यूचर में वो कम हो जाएगी, और डेफिनेट है संभावना क्या है, ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है, जबकि इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो टर्न आउट हो जाएगा हायर, काफी महंगाई काफी बढ़ जाएगी, जितनी आशा की गई है उससे भी ज्यादा। द मल्टीलेटरल लैंडर एक्सपेक्ट्स इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, जो मल्टीलेटरल लैंडर है मतलब जो उधार देते हैं, जो कंपनियां हैं जो व्यवसाय चलाते हैं, जो उधार देते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है नाउ एवरेज अबव द आरबीआई टॉलरेंस थ्रेशोल्ड एट 6.1%। ओ माय गॉड, आरबीआई ने जो अपना एक वे सेट किया था, जो थ्रेशोल्ड सेट किया था 6.1% का, तो वो उससे भी अधिक रहेगा। क्या अधिक रहेगा? जो मल्टीलेटरल लैंडर है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, मतलब इंडिया में जो महंगाई दर है, जो आप सामान खरीदते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, वो सबसे ज्यादा महंगी होगी, 6.1% से भी महंगी होगी, जो आरबीआई ने सोची है। आरबीआई ने सोचा है 6.1%, लेकिन जो यहाँ के मल्टीलेटरल लैंडर हैं, जो उधार देते हैं, जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आरबीआई से ज्यादा ही इसका आकलन किया है कि ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। एंड द करंट अकाउंट डिफिसिट, और जो
करंट अकाउंट डिफिसिट है जो घटा रहेगा, वो रहेगा 3.1% का दिस फिस्कल ईयर। इस करंट ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में ये जो डिफिसिट रहेगा करंट अकाउंट का वो 3.1% रहेगा। मतलब दोनों ही चीजें की ग्रोथ बताई गई है, आरबीआई ने अपना बताया है, लेकिन ये जो लोग हैं जो मल्टीलेटरल लेंडर हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं, मल्टीलेटरल लेंडर का मतलब क्या हो गया, वो सभी ग्रुप्स, वो सभी लोग जो लैंड करते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से रुपयों को उधार देते हैं किसी बिजनेस में या किसी भी चीज के लिए। आगे दोस्तों आगे कहा गया है जो मुख्य कारण है, फैक्टर है साइटेड बाय द आईएमएफ, जो आईएमएफ के द्वारा साइट किया गया है, बताया गया है, देखा गया है, लोअरिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इंक्लूड, इंडिया की जो ग्रोथ है उसको कम आंकते हुए, ट्रैजेक्टरी उस पाथ को कम आंकते हुए इंक्लूड, वो इंक्लूड करता है किसको, हायर ऑयल प्राइस को। मतलब क्या रीजन है, तो भैया उसने रीजन बताए हैं कि हायर ऑयल प्राइस जो है वो इस पाथ का एक रीजन है, जिस कारण से आईएमएफ ने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो लो हो रही है, कि हायर ऑयल प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन दैट वुड एक्सेसरबेट, इन्फ्लेशन जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वर्स होता जा रहा है, वीक डोमेस्टिक डिमांड, और क्या कर रहा है वो डोमेस्टिक डिमांड को कमजोर करता जा रहा है, और यही नहीं, द लाइक्लीहुड ऑफ अ ड्रैग ऑन नेट एक्सपोर्ट्स, और जो एक्सपोर्ट्स है वो अब बहुत कम हो गया है। मतलब पहले हम लोग एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया, जो हम सामान देते थे बाहर की कंट्रीज को, जो एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब वो है वो ड्रैग हो रहा है, वो घिसट घिसट के चल रहा है, वो बहुत कमजोर पड़ गया है। यदि एक्सपोर्ट आपकी कंट्री का ज्यादा है तो इट मींस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन आउटलुक है वो काफी अच्छा हो सकता है। तो एक्सपोर्ट का अच्छा होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो यही उसने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है कि हायर ऑयल प्राइसेस के कारण जो कंडीशन है, ग्रोथ है वो रुकी हुई है, वो लो है। दूसरा बताया है दोस्तों कि जो एग्जैजर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ने बहुत बुरी रीढ़ पीट रखी है। और तीसरा मुख्य कारण बताया है दोस्तों, जो आपका एक्सपोर्ट है वो बहुत ड्रैग कर रहा है, मतलब हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे जितना होना चाहिए, जिस कारण से चीजें वस होती जा रही हैं। आगे, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज लोअर्ड इट्स 2022 ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने कम दिखाया है 2022 की ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ को, उसने फोरकास्ट किया है 3%, 4.7% से लीजिए, इसने भी कम कर दिया है। प्रोजेक्टेड अर्लियर, जो 4.7% पहले प्रोजेक्ट की गई थी, सोचा गया था, उसको अब 3% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल ग्रोथ है, ऑपरेट करने की इंजन, विच मैनिफेस्टेड इन द रिकॉर्ड, जो उसने रिकॉर्ड किया था, जिसने इस रिकॉर्ड को दिखाया था कि जो $420 बिलियन एक्सपोर्ट होना था 2021 से 2022 में, 2021 से 2022 में, कुड स्पटर, मतलब अब वो धूमिल नजर आता है। तो क्या कहा, इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी अपनी ग्रोथ जो दिखाई थी 4.7%, उसने भी 3% कर दी है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो ऑपरेटिंग ग्रोथ इंजन है विच मैनिफेस्टेड, जिसने दिखाया कि रिकॉर्ड जो है कि हमारा जो एक्सपोर्ट होना था वो होना था $420 बिलियन का, लेकिन चूंकि अब चीजें कम हो गई हैं, आंकड़े कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब $420 बिलियन का एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे। कुड स्पटर, ये अब हमें धूमिल नजर आता है, ऐसा लगता है ये कमजोर पड़ गया है, अब इतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। सिंपल। आगे, कोरोलरी रिस्क फ्रॉम हायर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, जो कोरोलरी रिस्क है, मतलब एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका जो रिस्क है, किससे, फ्रॉम हायर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, मतलब जो फूड के प्राइसेस हैं उनके बढ़ने से और जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उनके बढ़ने से, इन इमर्जिंग इकोनॉमी, ये जो इमर्ज हो रही है इकोनॉमी, इसमें इज हाइटेंड सोशल अनरेस्ट, इस चीज ने सोशली तौर पे क्या पैदा कर दी है, अनरेस्ट, बेचैनी पैदा कर दी है, तनाव पैदा कर दिया है। और आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैज नोटेड दैट, उन्होंने ये चीज दिखाई है, बताया है कि जो ऑर्डिनरी, जो साधारण फैमिलीज हैं, उनका जो बजट है वो अब क्या हो रहा है, वो बहुत परेशानी में है, टू द ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब जो सोचा गया था कि भैया ये बजट रहना चाहिए, वो बजट जो है वो अब और भी बढ़ता जा रहा है, महंगाई दर और भी बढ़ती जा रही है, जो सामान्य बजट है वो टूट चुका है, वो बिल्कुल ही नेस्तनाबूद हो चुका है। तो ये किसका कहना है, ये आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने ऑर्डिनरी फैमिलीज को भी खतरे में बताया है कि उनकी भी जो सिचुएशन है, जो बजट है उनका, वो भी खतरे में है। आगे, व्हाइल शी हैज mooted डिसिसिव एक्शंस फ्रॉम सेंट्रल बैंक, जबकि उन्होंने कहा है कि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए जाने चाहिए सेंट्रल बैंक की साइड से टू स्टैम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन की चिंताओं को, मतलब महंगाई की जो चिंता बनी हुई है उनको रोकने के लिए। शी हैज ऑल्सो वार्न्ड, और यही नहीं, उन्होंने इस बात पे भी अपनी चिंता जताई है, उन्होंने चेतावनी दी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, टाइटनिंग वुड रेज डेट सर्विसिंग कॉस्ट, वो जो इस ऋण को बढ़ाएंगी, इस सर्विस कॉस्ट को बढ़ाएंगी, एंड पुट मैनी लो इनकम कंट्रीज इन डिस्ट्रेस, और वो वाली कंट्रीज जिनकी इनकम बहुत लो है उनको भी बहुत स्ट्रेस में डाल देंगी, मतलब इसका प्रभाव और चीजों पे भी पड़ेगा।
जो लो इनकम कंट्रीज है वो तो बेचारी उनकी स्थिति गई भैया, वो तो और डिस्ट्रेस में पड़ जाएंगी। और उन्होंने यही चीज क्या की है, यही चीज अभी आगे बता दी है, उन्होंने ये चेतावनी दे दी है कि यदि हमने इस पे बात नहीं की, यदि सेंट्रल बैंक ने इस पे कोई मुद्दा नहीं उठाया भारत की, तो ये चीजें जो हैं या फिर किसी भी कंट्री की जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगी, ये बहुत ज्यादा चिंता उत्पन्न कर देंगी। राइट, आगे कहा दोस्तों कि जो इंडिया की पॉलिसी है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स जो हैं, इंडियन पॉलिसी जो बनाते हैं, उनको जरूरत है कि भैया वो हैंड ऑन डेक, वो सभी एक हो जाएं और अनडिवाइडेड अटेंशन, और सभी एक बार में अटेंशन पे करें, मतलब सभी बिना टूटी हुई अटेंशन को पे करें, एक साथ अटेंशन दें टू कोप विद मल्टीपल हेडविंड्स, इन सभी परेशानियों से जूझने के लिए, इन सभी आंधियों से। हेडविंड्स का मतलब होता है ये जो आंधी चल रही है ना इतनी सारी, इन सभी आंधियों से, चाहे वो इन्फ्लेशन की आंधी हो, चाहे वो वॉर की आंधी हो, चाहे वो कोविड की आंधी हो, इन सब की आंधियों से जूझने के लिए उन सबको एक होना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। विच इंक्लूड, जो इंक्लूड करता है नीड को, क्या नीड को, कि भैया जरूरत है टू स्मूदन इंटरेस्ट रेट हाइक्स, जो रेट बहुत बढ़ रहे हैं उनको स्मूथ किया जाए, इस पर कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, इस पर का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाया जाए, और मैनेज किया जाए फ्रेजाइल फिस्कल मैथ को, मतलब जो टूटी हुई फिस्कल पॉलिसी है, जो टूटी हुई अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत किया जाए, और क्या किया जाए, मैनेज किया जाए, और करेंसी फ्लक्चुएशन, और जो करेंसी में फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको भी मैनेज किया जाए। यहां मैनेज जो है ये दोनों के लिए यूज हुआ है। इट वुड बी इक्वली क्रिटिकल, ये समान तौर पे क्रिटिकल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टू डिवाइस अ मीडियम टर्म एक्शन प्लान, की एक डिवाइस एक लाया जाए, एक मीडियम टर्म एक्शन प्लान टू मिनिमाइज कम करने के लिए, ये जो डरावने इफेक्ट्स हैं इनको कम करने के लिए, ऑफ द क्राइसिस अपॉन क्राइसिस, जिस तरह से क्राइसिस पे क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, तो हमें जरूरत है कि हम क्या करें, कोई ऐसा साधन लाएं, कोई ऐसी चीज लाएं जिससे इस इफेक्ट्स को रोका जा सके, इस डर को खत्म किया जा सके। जैसा कि IMF ने आशा की है, अपनी एक बात रखी है, एक्सपेक्ट किया है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, एज द IMF एक्सपेक्ट्स एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट टू परसिस्ट बिलो प्री कोविड ट्रेंड्स। ओ माय गॉड, ये लीजिए, IMF ने एक्सपेक्ट किया है कि जो प्री कोविड ट्रेंड से पहले, जो प्री कोविड से पहले सिचुएशन थी एम्प्लॉयमेंट की, वो अब और भी गिर जाएगी, वो और भी नीचे रहेगी, एज फार एज 2026, 2026 में, अभी तो नहीं, 2026 में उसने, मतलब 2026 के भी उसने भविष्यवाणी कर दी है कि जो प्री कोविड से पहले सिचुएशन थी वो भैया और गिर जाएगी। एमिड, साथ ही साथ इसके बीच में अ फर्दर डिप इन ग्लोबल ग्रोथ आफ्टर 2023, 2023 के बाद भी जो ग्लोबल की ग्रोथ है वो भी डुबकी मार देगी, वो भी नीचे पहुंचेगी। मतलब 2022 और 23 में जो अभी आप झेल रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, आगे देखने वाले समय में अभी एक जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है IMF के द्वारा, वो और भी बुरा किया जा रहा है। राइट, कहा है साफ साफ कि भैया 2026 तक तो ये स्थिति हो जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट और भी गिर जाएगा, और 2023 में जो इकोनॉमिकल, मतलब जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी और डिप कर जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। राइट, तो दोस्तों बात चल रही है यहाँ पे IMF की, बात चल रही है कि कैसे ये जो प्रोजेक्शन है ये सही होते हैं या गलत होते हैं, या फिर कितने सटीक होंगे, लेकिन ये चिंताजनक बात है। और राइटर दिखाना चाह रहा है कि हमें जरूरत है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको जरूरत है, जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको जरूरत है कि इस पे काम करे और देखे कि कैसे इन चिंताओं को दूर किया जा सकता है, वरना ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर देंगी कंट्री में, जैसा कि इस समय हाल फिलहाल में चल रहा है श्रीलंका के साथ। राइट, इससे निपटना है तभी सोचना पड़ेगा। सो एनीवे, दिस इज व्हाट एक्चुअली वी डिड हियर, the 21st of April editorial, and I hope and I wish that you guys have done this one, have done in the sense you guys have done with me, and it's pretty much clear to you. But again, if you have any question or any query, then guys, back off, okay, you can write down on my comment box and surely I'll come to you. Right, so here we are done. फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों कल अगेन नए एडिटोरियल के साथ, लेकिन हाँ, आप प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। राइट, और ये जो वोकैबुलरी पूछी गई है आपसे, जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये है आपकी 7 वोकैबुलरी। आपको बताना है कि इन सब का मीन क्या है, कोशिश करें कि आप कितने मीन इनके बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मीटिंग टुमारो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।